हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज पूरे दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन है, दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां रूस और ऑस्ट्रिया दौरे पर पीएम मोदी पुतिन करेंगे रात्रि भोज का आयोजन। बता दें पीएम नरेंद्र मोदी 8 से 9 जुलाई को रशिया की यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात होगी और यूक्रेन युद्ध समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। माना यह जा रहा है कि इस बातचीत के दौरान 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को लेकर चर्चा हो सकती है। पुतिन रशिया के सुखोई 57 को लेकर पीएम मोदी जी से बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और अहम जानकारी जो अभी निकलकर सामने आई है इस खबर से, जहां राष्ट्रपति पुतिन आगमन के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा और विशाल रात्रि भोज का आयोजन करने वाले हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ग्रैंड वेलकम होगा रशिया में, जो भारत के लिए बड़े ही गर्व का मूवमेंट होगा दोस्तों, क्योंकि पूरी दुनिया इस मूवमेंट को देखेगी और उनको पता चलेगा कि आज भारत किस स्तर तक पहुंच चुका और भारत की आज पूरे दुनिया में क्या वैल्यूज है। खास करके चीन और पाकिस्तान को तो ऐसी मिर्ची लगेगी जिसका कोई जवाब नहीं। ऐसे में दोस्तों आपकी राय क्या है इस पर, लेकिन कमेंट में पीएम नरेंद्र मोदी जी को हैप्पी जर्नी कहना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें ब्रिटेन के आम चुनाव में भारतीय मूल के सांसदों का दबदबा, रिकॉर्ड संख्या में जीते भारतीय मूल के सांसद। जी हां, ब्रिटेन के आम चुनाव में लगभग 28 भारतीय मूल के सांसदों को हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुना गया है। निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी की कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव में पराजित हुई है और उन्हें पीएम पद से हाथ धोना पड़ा है। हालांकि ऋषि सुनक ने यॉर्कशायर में अपने रिचमंड और नॉर्थ लेयरटर्न निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल कर ली है। अपनी सीटों पर बने रहने वाले अन्य प्रमुख ब्रिटिश भारतीय टोरीज में पूर्व गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन और प्रीति पटेल शामिल है। वहीं गोवा मूल की कैबिनेट सहयोगी क्लेयर काउंटिहो ने भी जीत हासिल कर ली है। गगन मोहिंद्रा ने भी साउथ वेस्ट हॉर्टफोर्ड शायर से सीट जीत ली है दोस्तों, जबकि शिवानी राजा ने लीसेस्टर निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी के लिए बढ़त दर्ज की। ऐसे में भारत मूल के नेताओं ने, सांसदों ने दोस्तों ब्रिटेन के चुनाव में बम पर झंडे गाड़े हैं, जो कि हर भारतीयों के लिए बड़ा ही गर्व का मूवमेंट है दोस्तों। तो वहीं बता दें आपको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए महाराजा चार्ल्स से मिलने बर्किंघम पैलेस पहुंचे भारतवंशी ऋषि सुनक। जी हाँ, चुनाव में करारी हार के बाद ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। सत्ता से हाथ धो चुके ऋषि सुनक ने कहा कि मैंने आपके गुस्से और निराशा को महसूस किया है और मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं। सुनक ने अपनी प्रतिद्वंदी कीर स्टारमर को शालीन जनहितैषी शख्स बताया। सुनक ने कहा कि वो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन अभी नहीं बल्कि उत्तराधिकारी के लिए औपचारिक व्यवस्था होने के बाद। जी हाँ, सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा देने के लिए महाराजा चार्ल्स से मिलने बर्किंघम पहुंचे हैं। तो वहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जस्ट बनने के बाद सबसे पहला बयान दिया है दोस्तों कीर स्टारमर ने कहा कि हमारा काम आज से ही शुरू। लेबर पार्टी नेता स्टारमर अपनी पत्नी विक्टोरिया स्टारमर के साथ राजमहल पहुंचे। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कदम रखते हुए स्टारमर ने कहा कि हमारा काम अत्यावश्यक है और हम इसे आज से ही शुरू कर रहे हैं। आपने हमें स्पष्ट जनादेश दिया है और हम इसका उपयोग परिवर्तन लाने तथा देश को एकजुट करने के लिए करेंगे। यानी कि दोस्तों इन्होंने दिखा दिया है कि हम जश्न भी नहीं मना रहे, आज प्रधानमंत्री बने हैं तो आज से ही हमारा काम, हमारी जिम्मेदारियां शुरू हो गई हैं दोस्तों। तो वहीं आपके मन में ये बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि लेबर पार्टी की 14 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है, अब ऐसे में भारत ब्रिटेन के रिश्तों का क्या होगा, कैसे रहेंगे भारत और ब्रिटेन के रिश्ते, एफटीए का क्या होगा। तो आपको बता दें ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के मुताबिक लेबर पार्टी भारत के साथ एफटीए से लाभान्वित होने की यूके की क्षमता को पहचानेगी, जिससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सबूत के तौर पर वो ऐतिहासिक मिसालों को देख सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ऐसा माना जा रहा है कि ऋषि सुनक से भी बेहतरीन रिश्ते रहने वाले हैं लेबर पार्टी कीर स्टारमर के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने के लिए कीर स्टारमर को बधाई दी है। तो वहीं आप लोग क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें आखिरकार अब की बार 400 पार हुआ ब्रिटेन चुनाव को लेकर कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने बीजेपी पर कस दिया तंज। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ब्रिटेन में लेबर पार्टी की आम चुनाव में भारी जीत के बाद शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर कटाक्ष किया। थरूर ने ब्रिटेन चुनाव रिजल्ट के संदर्भ के जरिए कहा कि अब की बार 400 पार आखिरकार हो ही गया, लेकिन किसी दूसरे देश में, जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही अन्य बीजेपी नेताओं ने दावा किया था कि उसे 370 से अधिक सीटें मिलेंगी, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 400 पार करेगा। ऐसे में ब्रिटेन चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर का पीएम मोदी और भाजपा पर कटाक्ष को आप किस नजरिए से देखते दोस्तों, और आप लोग क्या जवाब देना
देना चाहेंगे शशि थरूर के इस बयान का? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष सत्ता में नहीं है तो अभी भी उनके अंदर बौखलाहट बची हुई है। तो वहीं बता दें, अमरनाथ यात्रा खत्म होते ही जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं चुनाव, बीजेपी ने शुरू की तैयारी, अमित शाह ने दिए निर्देश। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन को लेकर प्रिपरेशन लगभग पूरी कर लिया। इंतजार सिर्फ अमरनाथ यात्रा के खत्म होने का किया जा रहा है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा इलेक्शन 19 अगस्त को एंड होने वाली अमरनाथ यात्रा के बाद होने की उम्मीद है, आशा जताई जा रही है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के छत्र छाया में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने राज्य के भाजपा नेताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारी करने का निर्देश दे दिया है। तो वहीं बता दें, नेपाल में क्या बचेगी प्रधानमंत्री प्रचंड की सरकार, 12 जुलाई को सदन में साबित करना होगा बहुमत। बता दें, नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। प्रचंड के गठबंधन सरकार के दो घटक दल बोले तो सीपीएन और यूएमएल ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। और इस सियासी घमासान के बीच 12 जुलाई को प्रधानमंत्री प्रचंड को सदन में बहुमत परीक्षण का सामना करना पड़ेगा। प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए वो प्रस्ताव पेश करेंगे। प्रधानमंत्री प्रचंड ने संसद सचिवालय को एक पत्र भेजकर विश्वास मत के लिए पोलिंग करवाने की व्यवस्था की है। शुक्रवार को उन्होंने संघीय संसद को पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के दो घटक दलों ने समर्थन वापस ले लिया है। नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 100 सब सेक्शन 2 के तहत वो 12 जुलाई को विश्वास मत हासिल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या लगता है दोस्तों, क्या विश्वास मत हासिल कर पाएंगे प्रचंड या नहीं बचेगी प्रधानमंत्री प्रचंड की सरकार? इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, नाटो में बहुत बड़ी दरार की खबर, पुतिन के साथ बातचीत के लिए हंगरी के पीएम ओरबान पहुंचे मॉस्को। जी हां, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता के लिए मॉस्को पहुंचे। ओरबान के प्रेस प्रमुख ने शुक्रवार को बताया है कि 2 वर्ष से अधिक समय पहले यूक्रेन पर आक्रमण के बाद किसी यूरोपीय नेता की ये रशिया की दुर्लभ यात्रा है। ओरबान की ये यात्रा यूक्रेन की इसी तरह की अघोषित यात्रा के कुछ ही दिनों बाद हो रही है, जहां उन्होंने राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी और प्रस्ताव रखा था कि यूक्रेन रशिया के साथ तत्काल युद्ध विराम पर विचार करे। जी हां, यूरोपीय संघ में पुतिन के सबसे करीबी सहयोगी माने जाने वाले ओरबान ने यूक्रेन की सहायता करने तथा युद्ध के लिए मॉस्को पर प्रतिबंध लगाने के यूरोपीय संघ के प्रयासों को नियमित रूप से अवरुद्ध, विलंबित या कमजोर किया है। वो लंबे समय से यूक्रेन में शत्रुता समाप्त करने की वकालत करते रहे हैं। जी हां, तो वहीं आपको बता दें, एससीओ में पुतिन और जिनपिंग ने दिया बहुत बड़ा संकेत, नाटो से मुकाबले के लिए सैन्य गठबंधन बनाने में जुटे दोनों के दोनों नेता। जी हां, कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में रशिया, तुर्की, चीन, भारत, कतर जैसे कई अहम देशों के नेता शामिल हुए हैं। समिट में नेताजी की आपसी मुलाकातों के बीच चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग ने दुनिया का ध्यान खींचा है। दोनों नेताओं ने गुरुवार को पश्चिमी देशों के गठबंधनों के मुकाबले में विशाल यूरेशियन क्षेत्र के देशों के बीच घनिष्ठ सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग पर जोर दिया है। जिनपिंग की इस कोशिश को पश्चिम देशों के नाटो के मुकाबले एक मजबूत सैन्य गठबंधन बनाने की कोशिश की तरह देखा जा रहा है। तो वहीं बता दें, राफेल और सुखोई से डरा पाकिस्तान, जमीन से हवा में मार करने वाली FN-6 मिसाइल का किया परीक्षण। बता दें, राफेल और सुखोई जैसे शक्तिशाली जेट के साथ भारत की वायुसेना ने क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में अपनी धमक कायम की है। इससे सबसे ज्यादा डरा पाकिस्तान रहता है। यही वजह है कि पाकिस्तान भारत की वायु रक्षा से बचने का उपाय ढूंढने में लगा हुआ है। इस बीच पाकिस्तान की नौसेना ने जमीनी वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग करके सतह से हवा में मार करने वाली FN-6 मिसाइल का परीक्षण किया है। पाकिस्तानी सेना के प्रचार विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने इसकी जानकारी दी है। यह परीक्षण कोस्ट कमांडर वाइस एडमिरल राजा रब नवाज की मौजूदगी में किया गया। तो वहीं बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी के रशिया दौरे से पहले भारतीय सेना के लिए बड़ी ही अच्छी खबर, 35,000 AK-203 राइफल्स की हुई डिलीवरी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जुलाई 8 को रशिया यात्रा होने से पहले ही दोस्तों भारत को बहुत बड़ी खुशखबरी हाथ लगी है। भारतीय सेना को 35,000 AK-203 यानी कि AK-203 कलाश्निकोव असॉल्ट राइफलों की डिलीवरी कर दी गई है। इससे पहले इसी साल मई में 27,000 AK-203 राइफलें भारतीय सेना को सौंपी गई थी। खास बात यह है कि इन राइफलों को बनाने में इस्तेमाल हुए 25% पार्ट भारत में तैयार किए गए हैं। इन राइफलों को भारत रूस जॉइंट वेंचर के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, शहबाज सरकार की बैठक में शामिल होगी इमरान खान की पार्टी। नए आतंकवाद विरोधी अभियानों पर होगा मंथन।
मंथन। इसकी जानकारी खुद इमरान खान ने दी है। जी हाँ, पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी हाल के महीनों में सुरक्षा बलों के खिलाफ विद्रोहियों की तरफ से किए गए हमलों में बढ़ोतरी के बाद आतंकवादियों के खिलाफ नए अभियान के संबंध में आधिकारिक परामर्श बैठक में भाग लेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पिछले महीने देश में आतंकवाद के जवार को रोकने के लिए ऑपरेशन अज़्म-ए-इत्तेहकाम शुरू करने की घोषणा की थी। बता दें, रावलपिंडी की अदियाला जेल में एक मामले की सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान इमरान खान ने घोषणा किया है कि पीटीआई के नेता पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगे इस सम्मेलन में। जी हाँ, तो वहीं बता दें, कहां चूके आखिर ऋषि सुनक जी। कंजर्वेटिव पार्टी की ऐतिहासिक हार की क्या है 7 वजह, आपको जल्दी से बता देते हैं। दरअसल पहला है भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, तो वहीं दूसरा आर्थिक मोर्चे पर नाकामी, तीसरा इमिग्रेशन के मुद्दे पर नाकामी, चौथा है हेल्थ सर्विस की खस्ता हालत आज भी बरकरार है, तो वहीं पांचवा है पर्यावरण का मुद्दा। आलोचकों का कहना है कि ऐसे समय में गलत नीतियां हैं जब दुनिया जलवायु परिवर्तन से निपटने की कोशिश कर रही है, तो वहीं इस मुद्दे पर कोई सुनवाई नहीं है ब्रिटेन में। तो वहीं दोस्तों वोटिंग ट्रेंड भी सबसे बड़ा एक हार का प्रमुख कारण बनता दिखाई दे रहा है। तो वहीं अंतिम कारण है एक के बाद एक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों ऋषि सुनक के हाल पर आपकी क्या निजी राय होने वाली है? अगर इससे अलग कुछ आप कारण बताना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और साथ ही दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, खबर को पूरी देखने के बाद व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है ताकि तुरंत के तुरंत लेटेस्ट अपडेट आपको हम वहां पर भी बता सके। तो वहीं बता दे, पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो सऊदी आभूषण घोटाले में बने आरोपी, पुलिस ने की अभियोग दर्ज किए जाने की पुष्टि। बता दें, ब्राजील से बड़ी खबर, अरब के अघोषित हीरो के संबंध में धन शोधन और आपराधिक सहयोग के लिए ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो पर अभियोग लगाया गया है, जो धूर दक्षिणपंथी नेता पर दूसरे औपचारिक आरोप के रूप में सामने आया है। मामले से जुड़े 2 सूत्रों ने संघीय पुलिस द्वारा बृहस्पतिवार को अभियोग दर्ज किए जाने की पुष्टि की। इससे पहले बोल्सोनारो के खिलाफ मई में उनके कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र में कथित रूप से हेरफेर करने के खिलाफ एक और औपचारिक आरोप तय किया गया था। दोनों अधिकारियों ने नाम जाहिर न होने की शर्त पर जानकारी दी थी। तो दोस्तों वहीं बता दें, गौ माता को घोषित किया जाए राष्ट्रीय पशु, मुस्लिम महासभा की बड़ी मांग। कहा तस्करी पर लगने चाहिए प्रतिबंध। जी हां, छत्तीसगढ़ में गाय को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुस्लिम समुदाय के वर्ग ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। इस मांग के बाद राज्य की सियासत गर्म हो गई है। मुस्लिम महासभा के मेंबर फहीम शेख ने मांग की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु यानी कि नेशनल एनिमल घोषित कर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पूरे देश में गौ तस्करी हो रही है उसमें लगाम लगाया जाए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। दरअसल गुरुवार को प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की महासभा आयोजित की गई थी। इस सभा में सदस्यों ने मांग उठाई है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। उन्होंने कहा है कि गौ तस्करी पूरे तरीके से हर कोने से बंद होनी चाहिए। बता दें, मुस्लिम महासभा से मुस्लिम लोगों ने गौ तस्करी पर रोक लगाने की बात कही है। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है? क्या गाय माता को, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए? जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों, कारण के साथ बताइएगा। अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं, हमें रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। तो वहीं बता दें, अमेरिका का जापान में बहुत बड़ा प्लान, करीब 100 F-35 और F-15EX लड़ाकू विमान भेजेगा। जी हाँ, चीन के खिलाफ क्या है ये तैयारी? दरअसल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए अमेरिका ने बड़ी योजना बनाई है। इसके तहत अमेरिका सेना जापान में अपने सैन्य बलों को अपग्रेड करने के लिए $10 अरब खर्च करने जा रही है। रक्षा विभाग ने बुधवार को बताया है कि अमेरिका दर्जनों नवीनतम लड़ाकू विमान को जापान भेजेगा। CNN की रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन ने बताया है कि इनका इस्तेमाल अमेरिका जापान गठबंधन को बढ़ाने, क्षेत्रीय प्रतिरोध को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। तो वहीं बता दें, सऊदी अरबिया से भारतीयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जारी हुआ शाही आदेश, इन विदेशियों को मिलेगी नागरिकता। दरअसल सऊदी अरबिया ने नागरिकता देने के संबंध में अहम फैसला लिया है। सरकार ने उन लोगों को नागरिकता देने का फैसला लिया है जो अपने पेशे में महारत रखते हैं। चुने हुए लोगों को नागरिकता देने के लिए सऊदी सरकार ने डिग्री जारी कर दी है। सऊदी सरकार ने कई वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, शोधकर्ताओं, इंटरप्रेन्योर, कारोबारी और दूसरे क्षेत्रों में नाम कमाने वाली प्रतिभाओं को सऊदी नागरिकता प्रदान करने के लिए ये शाही फरमान जारी किया है। सऊदी अरब में अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी तादाद में भारतीय काम करते हैं। ऐसे में सऊदी नागरिकता की चाह रखने वाले भारतीयों के लिए ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान के पंजाब में 6 दिनों तक बंद रहेगा सोशल मीडिया। मुहर्रम को लेकर बड़ा फैसला, ना फेसबुक चलेगा ना इंस्टाग्राम, कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलेगा सोशल मीडिया वाला। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी ने इस्लामी महीने
ने मुहर्रम के दौरान नफरत फैलाने वाली सामग्री को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया मंच यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर 13 से 28 जुलाई तक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। पंजाब सरकार की ओर से बृहस्पतिवार देर रात जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री मरियम नवाज की कानून एवं व्यवस्था संबंधित कैबिनेट समिति ने 12 करोड़ से अधिक की आबादी वाले प्रांत में 13 से 18 जुलाई के दौरान सभी सोशल मीडिया मंच यूट्यूब, एक्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक आदि पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है ताकि कोई भी सोशल मीडिया के जरिए नफरत न फैला सके पाकिस्तान में। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के हुक्मरानों को एक बार अपने अंदर झांक कर ये जरूर सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि पाकिस्तान की जनता या दुनिया का कोई भी इंसान पाकिस्तान की तारीफ करे, पाकिस्तान को प्यार दे, पाकिस्तान में प्यार फैलाए। अब ऐसे में एक तो गलत काम करती है पाकिस्तान की सरकार और दूसरी तरफ नफरत भी बयान नहीं होने देती पाकिस्तानियों की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, अनिल अंबानी पर महाराष्ट्र सरकार हुआ मेहरबान, संकट से उबारने के लिए बैंकों का लोन चुकाएगी। जी हाँ, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने मुंबई की मेट्रो 1 लाइन का अधिग्रहण करने की योजना को फिलहाल टाल दिया है, लेकिन कैबिनेट की तरफ से MMRDA की एग्जीक्यूटिव कमेटी को निर्देश दिया गया है कि वो मुंबई मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड यानी MMOPL के 1700 करोड़ रुपए के लोन का निपटारा करने का मूल्यांकन करे। मेट्रो फर्स्ट मुंबई की सबसे पुरानी मेट्रो लाइन है और इस पर हर दिन 4.6 लाख यानी 4,60,000 यात्री सफर करते हैं। ये एकमात्र ऐसी मेट्रो लाइन है जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर बनाया गया था। इसे रिलायंस इंफ्रा प्रोमोटेड स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी SPV मुंबई मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड संचालित करती है। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, भारतीय टीम के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने किया बड़ा ऐलान, इतने करोड़ रुपए की इनामी राशि घोषित कर दी। जी हाँ, T20 विश्व कप 2024 की विजेता टीम में शामिल महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का शुक्रवार को सम्मान किया गया। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विश्व विजेता टीम के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। शिंदे ने भारतीय टीम को 11 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सहयोगी टीम के सदस्य पारस महाब्रे और अरुण कनाडे के योगदान की प्रशंसा करते हुए उन्हें सम्मानित किया। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीरज चोपड़ा से की मांग, कहा मुझे आपकी मां के हाथ का बना चूरमा खाना है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों से बातचीत की। पीएम मोदी ने भारतीय एथलीटों को ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान पीएम ने जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा से चूरमा खिलाने की मांग की। इस पर नीरज ने ओलंपिक के बाद पीएम मोदी को चूरमा खिलाने का वादा किया है। तो वहीं आपको बता दें, लालू यादव का बहुत बड़ा दावा, कहा अगस्त में गिर सकती है मोदी सरकार, कार्यकर्ता चुनाव के लिए रहे तैयार। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार पर लालू के इस बयान से बीजेपी हिल गई। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार 5 जुलाई को पार्टी के 28वें स्थापना दिवस पर दावा किया है कि अगले महीने यानी अगस्त तक केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी। उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। कई नेताओं ने लालू प्रसाद यादव के इस बयान पर हमला बोला है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पत्रकारों से कहा है कि लालू यादव उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, उनको जो सपना आ रहा है वो बड़ा घबराने वाला है। हमारी कामना है कि वो स्वस्थ हो जाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां धरती की संतानों का आशीर्वाद मिला है और तीसरी बार भारत विश्व गुरु की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित करने वाले घबरा रहे हैं, इसीलिए ऐसे अटपटे बयान दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के इस बयान पर आपकी क्या राय होगी, जो वो कह रहे हैं कि अगस्त महीने में मोदी सरकार गिर सकती है? इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, हाथरस कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर हुआ गिरफ्तार, 1 लाख रुपए का था इनामी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुक्रवार को हाथरस में सत्संग में हुई भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया है। इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत की खबर थी, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी। FIR के मुताबिक पुलिस ने मुख्य आरोपी के तौर पर मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर की पहचान कर ली है। दोस्तों बता दें, गिरफ्तारी के बाद शनिवार को देव प्रकाश मधुकर की हाथरस कोर्ट में पेशी होगी। सामने आया है कि देव प्रकाश मधुकर ने सरेंडर किया है। दिल्ली के नजफगढ़ उत्तम नगर के बीच एक अस्पताल में यूपी की हाथरस पुलिस पहुंची थी। देव प्रकाश ने उनके सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हाथरस पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो वहीं बता दें, अग्निवीर पर छिड़ी बहस के बीच बोले राहुल गांधी, कहा मुआवजे और बीमा में फर्क है, शहीद के परिवारों को सिर्फ इंश्योरेंस का पैसा मिला है। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी करके कहा है कि शहीद अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को अभी तक सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मुआवजा और बीमा में फर्क होता है। राहुल गांधी ने कहा कि शहीद के परिवार को सिर्फ बीमा कंपनी की ओर से भुगतान किया
किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जो सहायता शहीद अजय कुमार के परिवार को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। तो वहीं बता दें भारत में विपक्ष कुछ ज्यादा ही बौखला गया है। दोस्तों अभी हम आपको खबर बताने जा रहे हैं जहां पर आप भी कहेंगे वाकई में विपक्ष बौखला रहा है। दरअसल महुआ मोइत्रा ने NCW चीफ पर बोल दी ऐसी बात जिससे मच गया बवाल। कहा बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त है। जी हाँ, TMC की फायर ब्रांड नेता महुआ मोइत्रा अपने तल्ख बयानों के लिए लगातार सुर्खियों में रहती हैं। अब उन्होंने एक और ऐसा ही बयान दे दिया है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर एक विवादित पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वे अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं। अब इस बात पर विवाद होना तो तय है। तो वहीं बता दें RBI ने 2 बैंकों को दिया तगड़ा झटका। एक का रद्द कर दिया लाइसेंस तो दूसरे पर लगा दिया 1,31,00,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, RBI ने कर्नाटक स्थित शिमशा सहकारी बैंक नियमित मजदूर की बिगड़ती वित्तीय हालत को देखते हुए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि बैंक 5 जुलाई 2024 को कामकाजी समय खत्म होने के बाद बैंकिंग कामकाज बंद कर देगा। कर्नाटक की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से इस सहकारी बैंक को बंद करने का आदेश जारी करने तथा बैंक के लिए एक परिमापक नियुक्त करने का भी अनुरोध किया गया है। तो वहीं इस बैंक का प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से अपनी राशि पर 5 लाख रुपए तक की दावा राशि पाने का हकदार होगा। तो वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा है कि उसने अपने ग्राहकों को जानो यानी KYC और ऋण और अग्रिम से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक पर 1,31,00,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने 31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण किया। तो वहीं दोस्तों ये थे भी सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। और दोस्तों साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। और लगे हाथों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक पड़ा है दोस्तों, उस पर क्लिक करके आप लोग हमें ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।